इसका आसान तरीका क्या है? इन दोनों के एज का डिफरेंस निकाल लें। सो एज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सिस्टर की एज में अली की एज को माइनस कर ले। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एज का वो 10 ईयर्स है। सो जब अली 10 का हो जाएगा तो 10 में 10 को ऐड कर ले, सो उसकी बेट 20 की हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम IFNS टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 9 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, बाद बच्चों को मेरा नाम नहीं पता होता, सो व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं। सो मेरा नाम बिलाल अहमद है और एजुकेशन और मेरा ताल्लुक वो मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, सो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। तो एनर्जी के आपने मेनली 2 टाइप्स पढ़े होंगे। वैसे एनर्जी के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन 2 टाइप्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से हो। आप चल रहे हो, बाईसाइकिल चल रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, फिर क्या है? मोशन है। इनमें कौन सी एनर्जी होगी? इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी हम सिंपल लिखते हैं कि हमारे पास के ई है और ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। एम मैस है और वी वेलोसिटी है। इट्स मीन जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ये मैस एंड वेलोसिटी स्क्वायर नहीं कह सकते, बट मैस एंड वेलोसिटी ये दोनों पर डिपेंड करेगा। स्क्वायर क्यों का? बिकॉज वेलोसिटी पर यहाँ पर स्क्वायर है। सो अगर पेपर में स्क्वायर ना दिया गया हो, मैस एंड वेलोसिटी दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो मैंने सेकंड टाइप बताया, पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी में इसके पोजीशन की वजह से हो, हमारे पास एम जी एच के बराबर। ये मैस, ग्रेविटी और हाइट इन तीनों पर डिपेंड है। क्यू नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो वर्क का देखिए, अगर सपोज करें मैं कहूँ कि डायमेंशन नहीं है, सपोज कर ले वैसे डायमेंशन है, मैंने कहा नहीं है, लेकिन इसका यूनिट तो है ना, जो है जॉल। पावर के भी मैंने कहा डायमेंशन नहीं है, बट इसका यूनिट है जो है वोट, और एनर्जी का यूनिट भी आपको पता है कि जॉल है। लेकिन यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता, ना इसकी डायमेंशन है। ये किसके बराबर है? मैं लिख लूंगा ई। एफिशिएंसी किसके बराबर है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आपने एक मशीन को कितना इनपुट दिया, उसने आपको कितना आउटपुट दिया, दिस इज नोन एज एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को हमेशा याद रखिएगा, इसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं परसेंटेज में। अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए कि वी मेजर एफिशिएंसी इन ब्लैंक, सो फिर आपने आंसर देना कि इसको हम मेजर करते हैं परसेंटेज में। अब मैं आपको एग्जांपल लिख लेता हूँ। अ मशीन गिव्स 80 जूल ऑफ यूजफुल वर्क फॉर 100 जूल ऑफ एनर्जी। यानी एक मशीन है, उसको हमने इनपुट कितना दिया? 100 जूल दिया, और उसने हमारा काम कितना किया? 80 जूल का किया। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 80 है ना, जिसने आपको आउटपुट दिया है, इसको आप 100 से डिवाइड कर लो। तो इसने 80% जो आपकी एनर्जी थी इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये नहीं लिखा कि 80 वोट इसने हमारा काम किया, मैंने ये नहीं लिखा कि इसने 80 जॉल हमारा काम किया, बल्कि हमने क्या किया? परसेंटेज का वर्ड यूज की। क्यू नंबर 3 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो मैं आपको मेरे ख्याल से 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। मैंने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है और इस चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द आपको जो फील्ड मिलेगा, इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर आपके ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनसे करंट आसानी से पास होगा। सपोज करें आप सिल्वर ले ले, आयरन ले ले, तो दीज आर द गुड कंडक्टर्स। ह्यूमन बॉडी ले ले, अर्थ ले ले। तो जब भी आप सपोज करें, मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने स्टील ले लिया, इस स्टील को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया, तो यहाँ पर इस साइड का जो यानी जो स्टील होगा ना, जो कंडक्टर होगा, बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज स्टील के पास क्या था? स्टील के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को ऐसे सिमत में, सपोज के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सॉरी, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच हार्मोन रेगुलेट्स सर्काडियन रिदम। सो सर्काडियन हम किसे कहते हैं? 24 आवर का जो साइकिल होता है। 24 आवर्स कैसे साइकिल है? इसे हम सिंपली वेक या फिर स्लीप साइकिल कह सकते हैं। सर्काडियन रिदम क्या है? 24 आवर्स का साइकिल है, यानी हमारा सोना और उठना, दिस इज नोन एज सर्काडियन रिदम। और इसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? तो उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बेसिकली रिलीज कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है,
ये बात याद रखिए, हम पहले के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन आपकी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, द ग्लैंड इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये मेलाटोनिन को सिक्रिएट करता है। अब मेलाटोनिन हमारे वेक अप यानी वेक और स्लीप के साइकिल को कैसे कंट्रोल करता है। नाइट के टाइम पर क्या होगा, मेलाटोनिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होंगे, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। सो हमें नींद आती है, हमें ऐसा लगता है कि हम स्लीपी हो गए, हमें नींद आती है। क्यों आता है, बिकॉज मेलाटोनिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। और डे को क्या होता है, मेलाटोनिन कम रिलीज होता है, सो हम एनर्जेटिक होते हैं और अपने काम कर सकते हैं। नंबर 5 इज विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है, रूट की फॉर्मेशन, तो याद रखिएगा, या फिर सेल एलोंगेशन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है, जिब्रेलिन का काम इसका अपोजिट है। जिब्रेलिन का काम होता है डोरमेंसी को ब्रेक करना। एब्सिसिक एसिड, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये सीड को डोरमेंट करता है। अब डोरमेंट क्यों करता है, बाज़ औक़ात बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वो सीड के लिए फेवरेबल नहीं होता। जिस तरह आजकल सपोज करें, अगर इस मौसम में मैं जो आपका वाटरमेलन होता है, अगर मैं उसका सीड लगाऊं तो वो नहीं उगता। क्यों नहीं उगता, बिकॉज वहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड ने उसको डोरमेंट किया होता है। और उसको क्या कहता है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। सो ये काम होता है एब्सिसिक एसिड का। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल एलोंगेशन का। नंबर 6 इज द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन सपोज करें ये फीमेल ओवरी है। फीमेल ओवरी का काम क्या होता है, इसका काम होता है एग की प्रोडक्शन करना। अब ये जो फीमेल ओवरी होती हैं, इसमें एक मेच्योर स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फॉलिकल का, या फिर इस फॉलिकल को आप कहते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये जो एग है ना, जब ऐसे ये रिलीज हो जाए, सपोज करें एग रिलीज हो गया, तो ये जो ओवरी था, अब ये ओवरी नहीं कहलाएगा, ये कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। सो कार्पस ल्यूटियम कब बनेगा, जब सपोज करें फॉलिकल से एक रिलीज हो गया, ये जो फॉलिकल होगा इसको फिर हम दूसरा नाम देंगे, चेंज हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम का कलर क्या है, इसका कलर होता है येलो। अब कार्पस ल्यूटियम के बहुत ज़्यादा काम है, द मेन फंक्शन इज ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन आपको पता है, इट इज़ द मेन हार्मोन जो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आपका जो यूट्रस होता है, इसके जो वॉल्स होते हैं, उसको भी ये थिक करता है। नंबर 7 इज व्हिच फेज ऑफ मेयोसिस लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे पहले हम क्रोमोसोम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा ये फर्स्ट क्रोमोसोम है एंड दिस इज योर सेकंड क्रोमोसोम। इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर होमोलोगस। मैं आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर सपोज करें यहाँ से क्रोमोसोम ए से ये वाला पोर्शन, एक नंबर वाला पोर्शन, ये क्रोमोसोम बी के एक वाले ऑप्शन पर आ गया, यानी इसके जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो गए, तो जिसको हम नाम देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। और ये प्रोफेज 1 में होगा। प्रोफेज 1 आपको पता है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस है, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेकाइटिन एंड डायकाइनेसिस, जो ये प्रोफेज 1 में होता है। क्यू नंबर 8 इज ही डाइड ब्लैंक कैंसर। अब यहाँ पर बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, ही डाइड फ्रॉम कैंसर लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये गलती आपने कभी भी नहीं कर। जब भी हमें डेथ की कॉज दी गई हो, अब यहाँ पर बात की जा रही है कैंसर की, जब भी डेथ की कॉज दी गई हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें कोई रीज़न दी गई हो, कॉज नहीं, हमें रीज़न दी गई हो कि वो मरा क्यों है, रीज़न दी गई है, तो वहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करेंगे। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ ही डाइड फ्रॉम इंजरीज इन एन एक्सीडेंट, सो अगर मैं सपोज कर आपको एमसीक्यूज देता ही डाइड ब्लैंक इंजरीज इन एन एक्सीडेंट, सो वहाँ पर फिर हम फ्रॉम यूज़। क्यू नंबर 9 इज टाइम इज अ मनी, दिस इज अ ब्लैंक। तो सिमिली तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज सिमिली में हम लाइक और एज, ये सबसे बड़ी निशानदेही है। हाइपरबोल भी नहीं है, पर्सनिफिकेशन भी नहीं है। पर्सनिफिकेशंस मीन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज को नॉन लिविंग थिंग्स को देना। हाइपरबोल मीन जिस चीज़ की वजूद एग्जिस्टेंस में ना हो, तो ये मेटाफोर है। वैसे तो देखिए, टाइम तो है, वो दौलत नहीं है। आपके पास भी घड़ी है, जाके इससे कुछ ले आए, यानी इससे जो उसके अंदर टाइम है वो निकाल के आप फ्रूट्स ले आए, ऐसे नहीं होता। बल्कि इसको हम ऐसे कहते हैं कि देख ले, अगर आपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल किया, सही तरीके से यूटिलाइज किया, so it will be very effective for you and later. So that's why I'm getting the time is a money. And scheme number 10 is choose the correct option. He blanked the letter tomorrow. अब यहाँ पर देखिए, एक काम हो भी रहा है,
लेकिन वो जो काम होगा वो कंप्लीट कब होगा? वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। सो ये कौन-सा टेंस है? सबसे पहले तो मैं आपको टेंस बता देता हूँ। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। दिस टेंस इज़ नोन एज़ सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि आप विल को लगाते हो। विल राइट। विल किसको डिनोट कर रहा है कि एक काम होगा, वो मुस्तकबिल में होगा, आने वाले दिन होगा, लेकिन ये नहीं आने वाले दिन में क्या होगा? कंप्लीट होगा। सो मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का फ़ॉर्मूला लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जिस तरीके का दिया गया है ही, प्लस इसके साथ आएगा वेल, ये सबसे बड़ी निशानदेही है, प्लस वर्ब आएगा। सो वो ऑलरेडी आ चुका है, इस तरह मैंने पहले बताया। और लास्ट में आप क्या लगा सकते हो? लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। सो ही विल राइट द लेटर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 11 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज। सो कार्बन को हम लेट कर लेंगे कि ये एक्स से, ऑक्सीजन का आपको पता है कि -2 होता है। सो 2 ऑक्सीजन है, सो ये हो जाएगा -4 प्लस एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो ये कैसे हो जाएगा? एक्स प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको ब्रैकेट से निकाले प्लस इंटू माइनस से माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी एक्स -4 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या है? मैंने कहा था ये कार्बन है। सो एक्स इज इक्वल टू 4। So your correct option is +4. Skill number 12 is ethanol on oxidation with potassium dichromate या फिर सल्फ्यूरिक एसिड gives. So ethanol क्या है? ethanol is mean आपका अल्कोहल है। तो अगर आप इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हो तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा द प्रोडक्ट विल बी इथेनोइक एसिड या फिर इसे आप एसिटिक एसिड कह सकते हो। एसिटिक एसिड क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? एसिटिक एसिड इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका जनरल फार्मूला क्या है? CH3COOH। दिस इज द बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने भूलना नहीं है। So, जब भी आप एथेनॉल को, एथेनॉल बेसिकली क्या है? दिस इज यूर अल्कोहल, इसकी आप बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे होते। तो सबसे पहले इससे बन जाता है इथेन एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले क्या बनेगा? इथेन एसिटल्डिहाइड। और उसके बाद जब आप इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करते हो तो इससे बनता है इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कौन सा नाम है? दिस इज आयोपेक नेम। And skill number 13 is absolute alcohol means. So absolute alcohol कौन सा अल्कोहल होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल उस अल्कोहल को कहते हैं जो 100% हो। मीन इसमें यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। कुछ टाइप्स और हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक होता है रेसिडिफाइड स्पिरिट। रेसिडिफाइड स्पिरिट इसमें क्या होगा? 95% आपका इथेनॉल होगा प्लस 5% इसमें वाटर होगा रेसिडिफाइड स्पिरिट में। फिर एक होता है डीनेचुरेटेड इथेनॉल। डीनेचुरेटेड इथेनॉल में क्या किया जाता है? इसमें जो आपका इथेनॉल होगा, इथेनॉल क्या है? C2H5OH। C2H5OH दिस इज योर इथेनॉल। इथेनॉल को क्या किया जाता है? इसमें कुछ पॉइजनस चीज़ें मिलाई जाती है ताकि इसको इस्तेमाल के लिए ना यूज़ किया जा सके। सो वो डीनेचुरेटेड इथेनॉल हो गया। और एक होता है मिथाइलेटेड इथेनॉल। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मिथाइलेटेड। मिथाइलेटेड इथेनॉल में क्या होगा? 90% इथेनॉल होगा, 10% वाटर होगा। यहाँ पर देख ले 95% इथेनॉल क्या है? 95% इथेनॉल है एसिटिफाइड स्पिरिट। 100% डिसॉल्व्ड अल्कोहल हो गया। अगर इथेनॉल के साथ बेंजीन को ऐड किया गया सो दीज आर डीनेचुरेटेड। और इथेनॉल प्लस वाटर, अब वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नंबर 14 इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल विद कॉपर कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक आपको कैटालिस्ट याद होना चाहिए क्योंकि कैटालिस्ट के चेंज होने से रिएक्शन चेंज हो जाता है। और टेम्परेचर भी आपने याद रखना से। जब भी आप मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हो, मिथेनॉल क्या है? इसमें यानी एक कार्बन है CH3OH, दिस इज योर मिथेनॉल। तो जब भी आप मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करोगे तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा द प्रोडक्ट विल बी फॉर्मल्डिहाइड। इट्स मीन अगर आप सिंपली क्या करते हो? ऑक्सीडेशन कर लेते हो मिथेनॉल का, कॉपर कैटालिस्ट होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो क्या आएगा? The product will be formaldehyde. And skill number 15 is Ahmad walks 5 किलोमीटर towards east. So सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अहमद किधर जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। डिस्टेंस को आप भूल लें, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। देन टर्न्स राइट। तो ये इसका देखिए, अगर एक बंदा इस साइड पे जा रहा है ना, सपोज करे, एक मिनट, मैंने कहा ये अहमद है, ये इसका एक हाथ है, इसका दूसरा हाथ है। सो ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला उसका राइट हैंड हो। तो जब वो राइट की तरफ घूमेगा तो उसका करंट डायरेक्शन क्या हो गया? वो साउथ की तरफ हो गया।
देन ही टर्न्स लेफ्ट, वो अगेन दोबारा लिफ्ट की तरफ मुड़ता है। जब वो दोबारा लिफ्ट की तरफ मुड़ेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो दोबारा ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 मिनट्स। एक कार है जिसकी स्पीड क्या है, 140 किलोमीटर पर आवर, और हमने इसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या कर ले, जो आपको मिनट्स दिए गए हैं ना, इसको चेंज कर ले आवर्स में। सो ये हो जाएगा जो 25 मिनट्स होंगे बराबर हो जाएंगे 25/60 के। 60 को क्यों डिवाइड किया, 25 को 60 से क्यों डिवाइड किया, ताकि हमारे पास आवर आ सके। तो कितने आ जाएगा, 5/12 आवर्स आ जाएंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है। सो स्पीड कितना है, स्पीड इज़ 140 किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर ले 5/12 के साथ। 140 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 700, डिवाइड कर ले 12 के साथ। सो आपका आंसर नियरली क्या आ जाएगा, 58.33 किलोमीटर्स। एमसीक्यू नंबर 17 इज अली इज 5 इयर्स ओल्ड। अली कितने साल का है, वो 5 इयर्स का है। एंड हर सिस्टर इज 3 टाइम ऑफ हिज एज, और जो उसकी बहन है, मैं यहाँ पर लिख लूँगा एस, ये इसकी एज की 3 टाइम्स है। सो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो ये आ जाएगा 15। मीन जब अली 5 का था उसकी बहन 15 की थी। What will be the age of his sister if Ali is 10 years old? So उसकी बहन की एज क्या होंगी अगर अली 10 साल का हो। इसका आसान तरीका क्या है, इन दोनों के एज का डिफरेंस निकाल ले। सो एज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सिस्टर की एज में अली की एज को माइनस कर ले। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एज का, वो 10 ईयर्स है। सो जब अली 10 का हो जाएगा तो 10 में 10 को ऐड कर ले, सो उसकी बहन 20 की। नंबर 18 इज 1/10 ऑफ 90। 1/10 मीन 1/10 मल्टीप्लाई विथ 90। सो 1 को 90 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 90 आ जाएगा, या फिर आप 0 को 0 के साथ कैंसिल करें, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। सो स्टूडेंट्स, से था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।